खबर है कि अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर ईरान ने ड्रोन के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान पर इस चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिखा। उल्टा उसने अपने खुफिया बेस में रखे गए घातक ड्रोन बाहर निकाल लिए और दुनिया को उनकी ताकत दिखाने के लिए बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी ईरान की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में कई ड्रोन ड्रिल में शामिल होने के लिए एक सुरंग जैसी जगह से बाहर निकलते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ड्रोन मिसाइलों से भी लैस नजर आए। ईरान ने दावा किया कि उसके ये ड्रोन पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। खबर है कि 2 दिन तक चलने वाली मिलिट्री ड्रिल में 150 ड्रोन शामिल होंगे, जिनकी मदद से ईरान जमीन के साथ ही समंदर में भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। और ईरान की इस ड्रिल से अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो पहले ही ईरान पर रूसी सेना के अधिकारियों को इन घातक ड्रोन की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा चुका है, जिनमें कई ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए रूस और ईरान के बीच ड्रोन के सौदे ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। उसे शक है कि ईरान जल्द ही रूस को सैकड़ों ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसके लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। असल में अमेरिका आधुनिक हथियारों के साथ ही अपने स्विच ब्लेड और फीनिक्स जैसे घातक ड्रोन यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिकी ड्रोन की मदद से ही जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों और उनके टैंकों को कई बार नेस्त नाबूद करने का दावा किया। अब अमेरिका की परेशानी यह है कि अगर रूस को भी ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन दे दिए तो फिर यूक्रेन के लिए जंग और मुश्किल हो जाएगी। अनुव्रत मंडल मामले में वकीलों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कलकत्ता हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल में कुछ जिला अदालतों के वकीलों ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल मामले को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की। आरोप है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को जमानत न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। देहरादून की सड़कों पर विवादास्पद वीडियो बनाने के आरोप में घिरे यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक आदमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने और लोगों को धमकाने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। सूचना मिलते ही दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग काफी भीषण थी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती है आग को बुझाने में, और जानकारी ये मिली है कि कुछ लोग भी फैक्ट्री में हो सकते हैं जब आग लगी थी। पूरी जांच की जाएगी, आग के कारणों की पड़ताल होगी। सेक्टर 80 नोएडा में ये आग लगी हुई है। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर समय हो चुका है। अधिक गाड़ियां हमारी यहाँ मौके पर है, जो बारी बारी से पानी भर के ला रही हैं और आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। राजस्थान के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उदयपुर में बाढ़ के पानी में पति पत्नी बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर के पास एक गांव में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस बीच बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहा दंपति नदी में जा गिरा और नदी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। गोताखोर नदी में कूदकर पति पत्नी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया चीन नेपाल के जरिए बड़ी साजिश रच रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में बड़ी संख्या में बैठे चीनी नागरिक भारतीयों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नेपाल में ही एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिसकी मदद से वो भारतीयों को निशाना बनाते हैं, उन्हें कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। वहां चीनी लोगों का ये काला कारोबार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नेपाल पुलिस के माथे पर भी पसीना आ गया है। चीन के इस जाल को तोड़ने के लिए पिछले महीने की 26 जुलाई को नेपाल पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक चीन के रहने वाले लोग उस कॉल सेंटर को चला रहे थे। छापे के बाद नेपाल की पुलिस ने एक चीनी नागरिक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से करीब 83,000 नेपाली रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही 262 लैपटॉप और 748 डेस्कटॉप जब्त किए गए थे। और दावा किया गया कि इस कॉल सेंटर की मदद से चीन के रहने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीयों को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि चीन के नागरिकों ने नेपाल में ऐसे कई कॉल सेंटर बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो भारतीयों को ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं, और इसके लिए वो लोन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि लोन ऐप के जरिए पहले भारतीयों को कर्ज दिया जाता है और फिर उसकी वसूली के लिए बुरी तरह डराया धमकाया जाता है।
लेकिन भारत के खिलाफ इस पूरी साजिश में किसी तरह चीन का नाम ना आए, इसकी भी पूरी प्लानिंग रहती है। नेपाल पुलिस के मुताबिक वहां कॉल सेंटर चलाने वाले चीनी नागरिक किराए पर लिए गए मकान के मालिक को अलग से पैसे भी देते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। यही नहीं, वो आसपास रहने वाले नेपाल के लोगों से दोस्ती भी गांठ लेते हैं जिससे उनके काले धंधे के बारे में कोई जान न सके। सबसे खास बात यह कि चीनी नागरिक कॉल सेंटर भी नेपाल के रहने वाले लोगों के नाम पर ही चलाते हैं और ऐसा करके वो पर्दे के पीछे से इस पूरे कारोबार को नेपाल की जमीन पर बैठकर बड़ी आसानी से चलाते हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक वहां चीनी नागरिकों की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाइना टाउन बन गया है, यानी नेपाल के हर हिस्से में चीनी लोगों ने अपने पैर पसार दिए हैं। लेकिन नेपाल के जरिए चीन की ये कोई पहली साजिश नहीं है। वो वहां रेल नेटवर्क बिछाकर भी भारत को घेरने की तैयारी में जुटा है। इसके साथ ही वो नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के पड़ोस में पैठ बनाना चाहता है। असल में चीन भारत और अमेरिका की अक्टूबर में होने वाली एक ड्रिल से भी बौखलाया हुआ है। युद्ध का यह अभ्यास उत्तराखंड के औली में होने वाला है। पहले दोनों देश चीन की सीमा से 300 किलोमीटर दूर सैन्य अभ्यास करते थे, लेकिन इस बार ये मिलिट्री ड्रिल उससे केवल 100 किलोमीटर दूर होगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से परेशान चीन भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। 2 महीने में 5G सेवाएं लॉन्च हो जाएंगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर ऐलान किया कि अक्टूबर तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। साथ ही उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 साल में देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। By October, 5G we should be launching. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में बने स्मृति वन म्यूजियम का रविवार को उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कई महिलाओं से ठगी करने के आरोप में अफ्रीकी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें कुछ लोग उस लड़के की चप्पल और बेल्ट से पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक लड़के पर दनादन बेल्ट और डंडे बरसाते दिखाई दिए। इस बीच वो लड़का उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार उसे डंडे और बेल्ट से पीटते रहे। हद तो तब हो गई जब उनमें से एक ने बेल्ट से उसका गला दबाने लगा। इस घटना के बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपियों ने नौकरी के नाम पर पैसे मांगे थे, लेकिन उस लड़के ने जब पैसे नहीं दिए तो उसकी पिटाई कर दी। हरियाणा के सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग के आतंक पर पेट्रोल पंप के मालिकों का गुस्सा भड़क गया। बताया गया कि वहां बीते 15 दिनों में लूट की 5 वारदात हुई और अलग अलग पेट्रोल पंप से बदमाश अच्छी खासी रकम लूटकर फरार हो गए, जिसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जिन्होंने वहां मौजूद एक कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला बोला। ऐसे में वहां मौजूद बाकी लोग दहशत में आ गए। वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वो बदमाश पकड़े जाने के डर से वहां से भाग खड़े हुए। एक दूसरी फुटेज में भी दिखा कि 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बात कर रहे एक शख्स को अपने निशाने पर ले लिया। वो उससे पैसे छीन कर फरार हो गए। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं से कई पेट्रोल पंप के मालिकों का पारा चढ़ गया और उन्होंने शहर की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पेट्रोल पंप मालिकों ने फैसला लिया कि वो एक दिन के लिए सोनीपत में सभी पेट्रोल पंप बंद रखेंगे और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो 28 अगस्त यानी 3 दिन बाद से हड़ताल शुरू कर देंगे कि सरकार इन बदमाशों को तुरंत पकड़े और हमें इस भय के माहौल से मुक्त करे। इस मामले में बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने भरोसा दिया कि पुलिस जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। जो भी है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी गैंग का आतंक 10 अगस्त के बाद से देखा जा रहा है, जिससे शहर के सभी पेट्रोल पंप के स्टाफ दहशत में है।